नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ये टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी। बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक सदस्य थे। सी, इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। अथवा डी, इस संगठन की सदस्यता भारतीय और ब्रिटिश दोनों ले सकते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। लंदन स्थित भारतीय संगठन इंडियन होम रूल सोसाइटी का 18 फरवरी के ही दिन साल 1905 में गठन किया गया था। इसके संस्थापक सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उन्होंने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नेहरूजी और सरदार सिंह जी राव जी, एसआर राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से ये संगठन तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। इस संगठन के सदस्य केवल भारतीय ही हो सकते थे। लंदन में युवा भारतीय छात्रों का इस सोसाइटी को अपार समर्थन मिला और ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के संपर्क में भी रहा। साल 2003 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विट्जरलैंड से भारत लाई गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में साल 1932 का तारापुर गोलीकांड समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है। ये निम्नलिखित में से कहाँ की घटना है? ऑप्शंस हैं ए, महाराष्ट्र, बी, बिहार, सी, उत्तर प्रदेश अथवा डी, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये बिहार की घटना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और गांधी इरविन समझौते के असफल होने के बाद साल 1932 की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और नेहरू, पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस दमन की प्रतिक्रिया में बिहार के मुंगेर के कांग्रेस नेता सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने मुंगेर के तारापुर के थाना भवन में झंडा फहराने की कोशिश की तो पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 34 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही इसमें मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने और इस जगह को ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित करने की मांग की जाती रही। हाल ही में बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यहाँ पहचान किए गए 13 शहीदों की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और 21 अज्ञात बलिदानियों की म्यूरल यानी भित्ति चित्र जो दीवार पर बनाया जाता है वो लगाई गई है। साथ ही 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की भी आधिकारिक घोषणा की गई है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में शुरू की गई सीड योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सीड का फुल फॉर्म स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज है। डीएनटीज यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स। और दूसरा, इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। बीते 16 फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डीएनटीज की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना यानी अंग्रेजी में कहें तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज लॉन्च किया है। इस योजना को संक्षेप में सीड कहा जा रहा है। गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्धघुमंतु जनजातियों के कल्याण के लिए शुरू की गई इस योजना के मुख्य 4 घटक हैं। पहला, इन समुदायों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, यानी इन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज जैसे परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरा, इन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इनके आवास की व्यवस्था की जाएगी। और चौथा, इनके लिए आजीविका की व्यवस्था भी की जाएगी।
इस योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना को लागू करने का काम यानी इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बनाया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हाल ही में कहां देश की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी मुंबई अथवा डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये सेवा मुंबई में शुरू की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में मुंबई में देश की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। ये सेवा नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर जेट्टी से जोड़ेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस सेवा का शुभारंभ किया। वहीं केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई। 8.37 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई इस वाटर टैक्सी परियोजना के तहत वर्तमान समय में 3 रूट पर सेवाएं संचालित की जाएंगी। इन 3 मार्गों में बेलापुर से फेरी घाट और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं और बेलापुर से JNPT तक का सफर शामिल है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने खर्च का आधा आधा हिस्सा शेयर किया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। डेफ एक्सपो 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, इस वार्षिक कार्यक्रम को 10 से 13 मार्च के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा, ये एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होने जा रही है। और तीसरा, इसका उद्देश्य देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करना है। विकल्प है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य है। कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। आगामी 10 से 13 मार्च के बीच गुजरात के गांधीनगर में एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाने वाला है। इस आयोजन में अब तक 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने भाग लेने की बात कही है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करना है। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे 900 भागीदारों में से 100 से ज्यादा रक्षा फर्म विदेशी फर्म हैं। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण 1000 ड्रोन होगा। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। आप अपना फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं और ये सारे प्रश्न DIS की वेबसाइट पर क्विज फॉर्म में भी उपलब्ध हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।